एक साथ ओम का उच्चारण गायत्री मंत्र। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Rub your both palms. Put your palm on your eyes. Now open your eyes. ठीक। आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। मे बी दिस विल बी द लास्ट क्लास। स्क्रीन प्रेजेंट करिए, बताइएगा। स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है? हेलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो हमने कल पढ़े थे कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी है हमें, तो हम कुछ टेस्ट का यूज करते हैं। ठीक है, तो जो भी टेस्ट हम यूज करते हैं उसको हम स्टैटिस्टिकल टेस्ट बोलते हैं। जो भी हम यूज करते हैं सांख्यिकीय रूप से हमारे रिजल्ट को लाने के लिए या फिर हमारी हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए। इन टेस्ट को दो भागों में विभाजित किया गया है, दो भागों में क्लासिफाई किया गया है। दैट इज पैरामेट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, जिसको हम पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स और नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। ठीक है, पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स आर बेस्ड ऑन एजम्पशन। ये किसी भी एजम्पशन पे डिपेंड करती है अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, मतलब कि फ्रॉम विच द सैंपल वॉज टेकन। ये हमेशा ये मान के चलती है कि हमने जो भी चीज ली है वो सारा पॉपुलेशन से ली है। ठीक है, पॉपुलेशन में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग हमने इसको लिया है। द वैल्यू एज्यूम्ड अबाउट पॉपुलेशन इज कॉल्ड अ पॉपुलेशन पैरामीटर। जो भी वैल्यू हम एज्यूम करते हैं, एज्यूम मतलब मान के चलते हैं, उसको हम पॉपुलेशन पैरामीटर बोलते हैं कि हमने जो भी वैल्यू रखी है वो हमने पॉपुलेशन से ली होगी। और जो भी हम सैंपल लेते हैं, उन पॉपुलेशन से जो हम सैंपल लेते हैं उसको हम सैंपल स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। जो भी वैल्यू हमें सैंपल से मिलती है उसको हम सैंपल स्टैट बोलते हैं, और जो वैल्यू हमें पॉपुलेशन से मिलती है, या हम पहली बात तो पॉपुलेशन से हम क्या करते हैं, एज्यूम करके चलते हैं कि हमें इतने लोग मिलेंगे। तो पॉपुलेशन में एजम्पशन चलता है और सैंपल में ऑप्टेशन, मतलब हम उसको ऑप्टेन कर चुके हैं। ठीक है, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट होते हैं जो एजम्पशन पे बेस्ड नहीं होते हैं। दैट इज द डाटा कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम द सैंपल। इसमें हम पॉपुलेशन से नहीं लेते डेटा को, हम ऐसे सैंपल से लेते हैं जो स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर, डज नॉट फॉलो स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन। मान लो आप एक क्लास में हो, अब डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है पहले हम इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। आप एक क्लास में हो, आपके क्लास में 50 बच्चे हैं मान के चलिए। 50 बच्चे में से 90 के ऊपर कितने लोग आएंगे, कितने लोग आ सकते हैं आप बताइए। 90% के ऊपर कितने लोग आएंगे? मतलब स्कूल में पढ़ते हो, कितने लोग आते हैं बताओ? 5-10 लोग। ठीक है, और 50% के नीचे कितने लोग आते हैं? मान लो 90 के ऊपर 10 लोग आ रहे हैं। ठीक है, 50% के नीचे कितने बच्चे आते हैं? कितने आपने शायद आधे बच्चे, भाई 5-10 बच्चे मान के चलो। ठीक है, तो हमारा जो सबसे ज्यादा बच्चे होते हैं वो किसके बीच में होते हैं? 50% से लेकर 90 के बीच में, मतलब 60 to 70 के एवरेज में सारे बच्चे होते हैं हमारे। तो आप देखो, इसी चीज को आप इस ग्राफ या इस कर्व के द्वारा समझो कि हमारे क्लास में अगर बच्चे हैं उनमें से 10 to 15 बच्चे जो होते हैं वो एक तो होते हैं बहुत कम परफॉर्मेंस वाले 10%, एक होते हैं बिलो एक्सपेक्टेशन, मतलब ज्यादा भी अच्छे नहीं होते। कुछ होते हैं जैसे कि 40 बच्चे या 50% बच्चे जो है वो यहाँ पर आपके आते हैं। तो मतलब आप क्या बोलोगे जब आप कर्व बनाते हो
तो या तो सबसे कम वाले नीचे होंगे या तो सबसे ज्यादा वाले नीचे होंगे। नीचे मतलब यहाँ ये नहीं कि उनके परसेंटेज डाउन जा रही है, नीचे मतलब उनकी संख्या, संख्या इधर पे भी कम है इधर पे भी कम है, मतलब 90% से ऊपर वाले भी 10 लोग हैं और 50% से नीचे वाले भी 10 लोग हैं। बीच में जो आ रहे हैं हमारे वो मैक्सिमम 60 to 80 एवरेज वाले आ रहे हैं। तो ये जो कर्व शेप बनता है इसको हम बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और पॉपुलेशन में वही होता है, हम कहाँ से पॉपुलेशन लेते हैं, जहां पर ज्यादा लोग होते हैं। जैसे मैंने एक स्टडी की, मुझे देखना है कि लोगों का इमोशनल इंटेलिजेंस कैसा है। मैंने एक स्कूल में सर्वे किया, ठीक है। एक स्कूल में मुझे बहुत ज्यादा इमोशनल मेच्योर मिल रहे हैं, उनका इमोशनल मेच्योरेंस बहुत ज्यादा है, और वो कितने हैं, 5 से 10 लोग हैं, मतलब उसमें 50 लोगों में से 5 से 10 लोग हैं जो मेरे क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी स्कूल में देखा मैंने कि जो बहुत कम बच्चे हैं जिनको इमोशनल की प्रॉब्लम है ही नहीं, तो 10 लोग हो गए। एक स्कूल में ऐसे गई जहां पर एवरेज बच्चे मिले कि ना तो वो बहुत ज्यादा इमोशनली स्ट्रांग है ना ही बहुत ज्यादा इमोशनली वीक है, तो मैं क्या करूंगी, उस कॉलेज से लूंगी। इसको हम बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। जब हम कोई भी डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा लेते हैं एजम्पशन लगा के, तब हम जो टेस्ट यूज करते हैं दैट इज पैरामेट्रिक टेस्ट। समझ में आया आप लोगों को, समझ में आया भाई, इतना समझ में आया कि नहीं ये बताओ पहले, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। आया, हाँ ना, कुछ तो बोलो, नहीं आया। यस मैम, यस मैम। नहीं आया तो दोबारा बताऊंगी ना मैं, आप लोग हाँ ना कुछ भी नहीं बोलते हो, कैसे पता चलेगा, ठीक है। नॉन पैरामेट्रिक क्या होते हैं कि हमने किसी को भी उठा लिया, जैसे मैंने आपको बताया था ना माइग्रेन है भाई, जिन लोगों को हमने उठा लिया, ठीक है, तो हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो नहीं करते, जहां पर बिना किसी असम्पशन के चलते ऐसे ही लोगों को उठा लेते, उसको बोलते हैं नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। अब इसमें हम थोड़ा सा डिफरेंस देखते हैं। पैरामेट्रिक टेस्ट में अगर हम प्रॉपर्टीज देखें तो इसमें एजम्पशन होते हैं, हम लेके चलते हैं कि इस स्कूल से मिल सकते बच्चे ज्यादा, नॉन पैरामेट्रिक में नहीं होते हैं। अब इसमें आप सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ोगे, सेंट्रल टेंडेंसी मतलब होता है एवरेज वैल्यू निकालने वाली जो भी चीजें होती हैं उसको हम सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं, जैसे कि मीन, मीडियन और मोड। तो पैरामेट्रिक में क्या करते हैं, हम हमेशा एवरेज देख के चलते हैं, मतलब मीन देख के चलते हैं कि कितने लोग एवरेज में आ रहे हैं, तो हम पैरामेट्रिक टेस्ट में मीन वैल्यू निकालते हैं, जबकि नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में मीडियन वैल्यू निकालते हैं। अभी आप इसका अंदर का नहीं समझोगे मत समझना, बस याद रखना मीन वैल्यू पैरामेट्रिक में निकालते हैं और मीडियन निकालते हैं नॉन पैरामेट्रिक में, ठीक है। कोरिलेशन आप देखो अलग अलग कोरिलेशन है, सहसंबंध के भी अलग अलग होते हैं, तो इसमें पियर्सन का चलता है, इस पे स्पेयरमैन का चलता है। प्रोबेबिलिस्टिक इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो नॉर्मल होता है, मैंने अभी आपको बताया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन इसमें आर्बिट्री मतलब कि हमें जहां से मिल गया हमने वैसे उठा लिया, तो इसका ग्राफ इस तरीके से भी जा सकता है, ठीक है, या ऐसा जा सकता है, बहुत डाउन बहुत अप जा सकता है, लेकिन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ हमेशा कर्व शेप में जाएगा, याद रखना, ठीक है। इसमें हमें पता होना चाहिए कि पॉपुलेशन कैसी है, इसमें पता नहीं होता हम कैसी भी पॉपुलेशन ले सकते हैं। ये इंटरवल डेटा के लिए यूज होता है कि नॉमिनल के लिए होता है, हमने इसमें केवल नाम के आधार पर लोगों को ले लिया, इसमें इंटरवल डेटा का हम यूज करते हैं। एप्लीकेबिलिटी ये कहाँ कहाँ पर यूज होता है, वेरिएबल में यूज होता है। ये वेरिएबल के एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट मतलब उसके भी अगर हम भाग कर दे तो, इसका एग्जाम्पल है पैरामेट्रिक का जेड टेस्ट। आपको ये चीज याद रखनी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है कि जेड टेस्ट, टी टेस्ट, ये सारे किसके एग्जाम्पल है, तो ये पैरामेट्रिक टेस्ट का एग्जाम्पल है, ठीक है। और नॉन पैरामेट्रिक क्या है आपका, क्रसवेल, वेलिस और मैन विटनी टेस्ट। आपको ये नहीं पूछा जाएगा, आपको जो पूछा जाएगा व्हाट इज पैरामेट्रिक टेस्ट, अगर आ गया तो, ठीक है, तो उसकी आपको चीजें पता होने चाहिए कि पैरामेट्रिक टेस्ट में एजम्पशन लगते हैं, पैरामेट्रिक टेस्ट में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और पैरामेट्रिक टेस्ट में जो पॉपुलेशन हम लेते हैं उसको हम पॉपुलेशन पैरामीटर बोलते हैं, जो वैल्यू हम लेते हैं सैंपल से उसको हम सैंपल स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। नॉन पैरामेट्रिक में कोई भी एजम्पशन नहीं होता, स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, याद रखिएगा। अब देखिए पैरामेट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट दो तरीके से होते हैं। मान लो मैंने एक
केवल स्टडी की केवल एक ग्रुप ले रही हूं मैं। जैसे मैंने भी आपको एक्सपेरिमेंट बताया था ना, एक्सपेरिमेंट में हमारे पास कौन कौन से ग्रुप होते थे बताओ? एक्सपेरिमेंट रिसर्च में ग्रुप कौन कौन से होते हैं हमारे पास? एक्सपेरिमेंट और कंट्रोल ग्रुप। वेरी गुड। हमारे पास दो ग्रुप होते हैं ना, तो उनको हम 2 सैंपल्स बोलते हैं। लेकिन हमारे पास अगर एक ही ग्रुप है और उसी में ही हम प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कर रहे हैं, मतलब पहला और दोबारा, उसको हम 1 सैंपल बोलते हैं। ठीक है, तो जब हम पैरामेट्रिक टेस्ट लगाते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि हम सैंपल कैसे यूज कर रहे हैं। कुछ कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जो दोनों सैंपल में लगते हैं, जैसे कि टी टेस्ट, जेट टेस्ट। टी टेस्ट 1 सैंपल में भी लगता है और 2 सैंपल में भी लगता है। अब 2 में भी इंडिविजुअल और पेयर्ड चलता है। ठीक है, इंडिविजुअल मतलब एक ही व्यक्ति पे केवल प्री चल रहा है, एक व्यक्ति पे दो, एक हमारे पास कंट्रोल होगा, एक्सपेरिमेंट होगा, उसका प्री भी होगा, पोस्ट होगा। तो जनरली जो हम यूज करते हैं योग वाले, जब भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट यूज करते हैं। ठीक है, पेयर्ड टी टेस्ट यूज करते हैं क्योंकि हमारे पास दो ग्रुप होते हैं, कंट्रोल और एक्सपेरिमेंट, और हम 2 बार उसका टेस्ट करते हैं, प्री टेस्ट करते हैं और पोस्ट टेस्ट करते हैं। अगर मान लो हम उसका फॉलो अप करते हैं तो टेस्ट चेंज हो जाता है, जिसको हम एनोवा टेस्ट या एनकोवा टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, आगे टेस्ट चेंज होते चले जाते हैं। लेकिन जब हम एक ही मतलब 2 ग्रुप पे प्री और पोस्ट टेस्टिंग करते हैं, मतलब कि योगा इंटरवेंशन देने के पहले मैंने देखा किसी का कंसंट्रेशन कितना है, फिर मैंने 3 महीने योग सिखाया और फिर बाद में देखा कि उसका कंसंट्रेशन। तो मैंने क्या किया, एक बार पहले डेटा लिया, एक बार दोबारा डेटा लिया योगा करवाने के बाद। तो 2 ग्रुप है, दोनों के डेटा लिए। तो एक ग्रुप को मैंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट ग्रुप को करवाई प्रैक्टिस और कंट्रोल ग्रुप को नहीं करवाई। ठीक है, तो मैंने इस जगह पर मैंने जो डेटा यूज किया, जो भी डिजाइन है उसकी, दैट इज पेयर टी टेस्ट डिजाइन। ठीक है, याद रखिएगा। अब आती नॉन पैरामेट्रिक में। ठीक है, तो नॉन पैरामेट्रिक में भी हमारे पास 1 सैंपल और 2 सैंपल होते हैं। 1 सैंपल में हमारे पास काई स्क्वायर टेस्ट होता है, रन्स टेस्ट होता है। अभी देखो ये टेस्ट के नाम नहीं पूछे गए हैं वैसे, लेकिन आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अब लेवल बढ़ रहा है तो आपको उसके अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा, तो पूछे जा सकते हैं, इसलिए याद रखना। काई स्क्वायर टेस्ट, केएस, रन्स टेस्ट, बायनॉमिनल टेस्ट। जो याद रखने वाले हैं वो है काई स्क्वायर। याद रखना, काई स्क्वायर टेस्ट किस में आता है, नॉन पैरामेट्रिक में आता है। मैन विटनी मीडियन टेस्ट, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और विलकॉक्सन टेस्ट, ये तीनों आपकी किस में आते हैं, नॉन पैरामेट्रिक में। टी टेस्ट हो गया, जेट टेस्ट हो गया, एफ टेस्ट हो गया, ये सब किस में आते हैं, आपके पैरामेट्रिक में आते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं। आई थिंक इतना समझ में आया होगा आप लोगों को, आया नहीं आया बताओ भाई। यस मैम। अब हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को थोड़ा सा आगे और देखते हैं। इसमें एक चीज है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक तरीके से ग्राफ बनाता है। ठीक है, एक कर्व को बताता है। आप लोगों ने ग्राफ पढ़ा होगा जब आप पहले पढ़ते रहे होंगे। ठीक है, तो आपने ग्राफ पढ़े होंगे कैसे कैसे बनते हैं। तो जो भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें 2 तरीके के ग्राफ बनते हैं, अभी हम पढ़ेंगे। देखो, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पहले है क्या। इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द मीन, मीडियन एंड मोड, इन तीनों को एक साथ सेंट्रल टेंडेंसी बोला जाता है। आप सभी के पास रिसर्च रही होगी, आई थिंक सो, आपके मास्टर्स में, तो उसमें आपको पढ़ाया होगा कैरी द सेम वैल्यू। जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो मीन, मीडियन और मोड तीनों की वैल्यू सेम होती है। ये सिमेट्रिक होता है, नेचर में समान होता है। जैसे कि अगर मैं इसको यहाँ से कट करूं तो ये वाला बराबर होगा, ये वाला बराबर होगा। ठीक है, तो ये समान होता है नेचर में। इसमें 2 चीज आती है, पहला आता है स्क्यूनेस, दूसरा होता है कर्टोसिस। स्क्यूनेस क्या होता है, द टर्म स्क्यूनेस मीन्स लैक ऑफ सिमेट्री। जब आप के कर्व में सिमेट्री नहीं रहती है, समानांतरता नहीं रहती है, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से थोड़ा विचलित हो जाता है, इसको बोलते हैं हम स्क्यूनेस, मतलब डेविएशन इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये देखो, या तो आप यहाँ पर देखो ग्राफ कैसे बन रहा है, यहाँ तक एकदम डाउन जा रहा है, फिर इधर पर एकदम से स्लैंट हो रहा है। ठीक है, इधर पर क्या देखो, ये वाला जो बना है वो एकदम ठीक बना है, ये सही है, ये सिमेट्रिकल डेटा है। अगर मैं इसको 2 भाग में बराबर करूंगी तो इधर का भाग बराबर होगा, इधर का भाग बराबर होगा।
लेकिन ये वाले में देखो, ये तो एकदम इससे दूर हो गया और ये एकदम इसके पास में हो गया, आपको दिख रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, जब ये अपनी लाइन से बहुत दूर हो जाता है, ठीक है, तो इस टाइम पे मीन मतलब सबसे कम होता है, मीडियन उससे ज्यादा और उससे ज्यादा था मोड। इसको हम बोलते हैं निगेटिव डायरेक्शन में जाने वाला स्क्यूनेस, मतलब जब स्क्यूनेस आपके लाइन से दूर जाता है तो इसको बोलते हैं निगेटिव, और जब इसके पास आता है तो इसको बोलते हैं हम पॉजिटिव। इसमें क्या होता है, मीन सबसे बड़ा होता है, ये मीन इसमें बड़ा है, ठीक है, फिर मीडियन है, फिर मोड है। और मैंने बताया था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में तीनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है, इसमें तीनों की वैल्यू सेम होती है। लेकिन जब हम स्क्यूनेस देखते हैं निगेटिव और पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो निगेटिव में मीन सबसे छोटा होता है और पॉजिटिव में मीन सबसे बड़ा होता है, याद रखना। इतना समझ में आया, इसको डायग्राम देख के समझ में आया क्या आपको कुछ भी? स्क्यूनेस मतलब समझ में आया? जी मैम। अब मैं इसको पढ़ाती हूँ, देखो। स्क्यूनेस मतलब जब आप ग्राफ आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से डेविएट हो रहा, मतलब विचलित हो रहा है, उसको हम बोलते हैं स्क्यूनेस। ये एक थर्ड स्टैंडर्डाइज सेंट्रल मूवमेंट है। अभी हमने देखा था सेंट्रल मूवमेंट चले थे, इसको हम थर्ड स्टैंडर्डाइज सेंट्रल मूवमेंट बोलते हैं। स्क्यूनेस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज जीरो। जब हम स्क्यूनेस का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं तो वो जीरो होता है। इसमें जो चीज मैंने अभी आपको बताई थी, बताया देखो, if the value of mean is greater than mode, जब मीन की वैल्यू मोड से ज्यादा होती है तब हम उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में देखते हैं और इसे बोला जाता है राइट स्क्वीज्ड, ठीक है, राइट स्क्वीड बोला जाता है। और मीन की वैल्यू जब कम होती है मोड से तो इसको हम निगेटिव स्क्वीनेस या फिर लेफ्ट स्क्वीड बोलते हैं, याद रखना। मीन की वैल्यू ज्यादा है तो पॉजिटिव, मीन की वैल्यू कम है तो निगेटिव, ठीक है। और ये कौन सा आएगा आपका, राइट डायरेक्शन, ये और ये लेफ्ट, ठीक है। समझ में आया इतना? ये ऑलरेडी लेफ्ट साइड होता है, ये लेफ्ट है, ये राइट है। इतना समझ में आया? पहले ये बताओ। हेलो, हाँ ना तो बोल दिया करिए भाई, आप लोग इतना देर क्यों लगाते हो बोलने में? यस मैम। नेटवर्क नहीं जी है मैम। क्या आपके पास, या बोलने में आपको परेशानी हो रही है? टॉन्सिलाइटिस हो गया है क्या किसी को? अभी भी आंसर नहीं आएंगे, अभी भी कुछ नहीं बोलेंगे। टॉन्सिलाइटिस हुआ है क्या, हाँ या ना बोलो। नो मैम। नहीं हुआ है ना? बाकी लोग को हो गया है, ठीक है। बाकी लोग अगर मेरे से क्वेश्चन भी पूछेंगे तो मुझे भी टॉन्सिलाइटिस हो जाएगा, मैं भी आंसर नहीं दूंगी फिर, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कर्टोसिस की। स्क्रीनस में हम क्या देख रहे थे कि हमारा ग्राफ या तो इधर खिसक रहा था या इधर खिसक रहा था, मतलब अपनी जगह से या तो इधर डेविएट हो रहा था या इधर डेविएट हो रहा था। इधर डेविएट हो रहा था तो हम इसको क्या बोल रहे थे, लेफ्ट, और इसको बोलते हैं राइट, मतलब कि अगर ये चिपका हुआ है इससे तो ये राइट, और ये अगर इससे दूर है तो इसका हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट बोल रहे थे। कर्टोसिस में क्या होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या तो ऊपर जाता है या तो नीचे की ओर जाता है, ठीक है। जैसे ये, या तो ये नीचे जाएगा, ये जो सेंटर वाला है वो सबसे करेक्ट है, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जो सेंटर वाला है आपको ये दिख रहा है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं मीजोकर्टिक, ठीक है। अगर ये नीचे जाता है तो इसको हम बोलते हैं निगेटिव कर्टोसिस, और इसको बोला जाता है प्लेटिकर्टी। प्लेटी मतलब फ्लैट होता है क्योंकि ये, और ऊपर वाला क्योंकि लॉन्ग जाता है इसलिए इसको पॉजिटिव कर्टोसिस और लेप्टोकर्टिक बोलते हैं। अब देखो, वाइल स्क्वीनेस फोकस ऑन ओवरऑल शेप, जो स्क्वीनेस होता है वो पूरे शेप पे डिपेंड करता है, मतलब पूरे शेप को या तो वो इधर खिसका देगा या तो वो इधर खिसका देगा, ठीक है। लेकिन आपका जो कर्टोसिस होता है वो टेल शेप पे फोकस होता है, या तो वो टेल को पचका देगा या टेल को बढ़ा देगा, ठीक है। तो ये होता है आपका कर्टोसिस और स्क्यूनेस में थोड़ा सा डिफरेंस। स्क्यूनेस क्या होता है, पूरे शेप को या तो राइट साइड ले जाएगा या तो लेफ्ट साइड ले जाएगा। ये क्या होता है, पूरे शेप को टेल के साथ या तो डाउन कर देगा या तो ऊंचा कर देगा, ठीक है। इट शोज द डिफरेंट टेल एज कंपेयर टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जैसे ये नॉर्मल है, एक ऊपर वाला चला जाएगा, इसको हम बोलेंगे लेप्टोकर्टिक, और इसको बोलेंगे नीचे चल जाएगा, इसको बोलेंगे प्लेटिकर्टिक, ठीक है।
द कर्टोसिस इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज 3। अगर हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कर्टोसिस देखें तो ये 3 होता है, ठीक है। देर आर 3 सिचुएशन इन कर्टोसिस, 3 सिचुएशन होती है। अगर आपका कर्टोसिस 3 से कम है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में 3 होती है इसकी वैल्यू, अगर ये वैल्यू 3 से कम है तो इसको हम बोलते हैं प्लैटिकर्टिक या फिर लेस पीक्डनेस या फिर वीकर टेल बोलते हैं। अगर इसका वैल्यू 3 से ज्यादा हो जाती है, के की वैल्यू, कर्टोसिस को के से प्रेजेंट करते हैं और नॉर्मल के की वैल्यू होती है के इज इक्वल टू 3, मतलब जो मेसोकर्टिक होता है इसकी वैल्यू होती है 3। अगर 3 से कम होता है के तो उसको हम प्लैटिकर्टिक बोलते हैं, और अगर 3 से ज्यादा होता है के तो उसको हम लेप्टोकर्टिक बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया। और ये अगर बराबर होते हैं दोनों, जैसे मैंने बताया मॉडरेट इन है, तो इसको हम मेसोकर्टिक बोलते हैं। इतना समझ में आया क्या आप लोगों को? हेलो, यस मैम। ओके, ठीक है। नहीं समझ में आया तो आप बोल सकते हो मैम समझ में नहीं आया है, लेकिन बिल्कुल उत्तर ना देना मुझे इरिटेट कर देता है। मुझे ऐसा लगता है या तो आप बोलना नहीं चाह रहे हो या तो आप कथा सुन रहे हो। आपने अपने पैसे लगाए हैं यहाँ पर, फ्री में नहीं आया। फ्री में आया होते तो मैं भी सोचती चलो ठीक है कोई बात नहीं, है ना। फ्री में तो आप नहीं पढ़ रहे हो ना, आप कुछ ना कुछ रिजल्ट चाहते हो तो बोलो, नहीं बोलोगे तो आप नहीं समझ पाओगे, ठीक है। बोलना जरूरी है, कुछ भी आए नहीं आए ठीक है बोलो। अब हमारे पास कुछ रह गया था जो मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में नहीं पढ़ाया था, रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसको हम वैलिडिटी और रिलेबिलिटी भी बोलते हैं जब पढ़ेंगे। रिसर्च में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, तो रिसर्च पहली बात ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। रिसर्च ऑब्जेक्टिविटी मतलब बिना किसी अंधविश्वास के, बिना किसी भेदभाव के जब आपकी रिसर्च होती है उसको हम ऑब्जेक्टिविटी बोलते हैं। दूसरा होता है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मैंने बताया था, जब एक बार कोई रिजल्ट आ जाए और वही रिजल्ट बार बार आए उसको हम बोलते हैं रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी इन कंटेक्स्ट ऑफ रिसर्च इज कंसिस्टेंसी, कि ये कितनी कंसिस्टेंस है आपके लिए, ठीक है। इसी को हम वेरिफिएबिलिटी बोलते हैं, वेरीफाई करते हैं जब हम, ठीक है। जैसे आप कोई ईमेल में अपना पासवर्ड बनाए हो, ठीक है, आपने एक बार पासवर्ड बना लिया तो क्या आप हर बार अलग अलग पासवर्ड से खोलोगे या उसी पासवर्ड से खोलोगे? आपका ईमेल कैसे वेरीफाई करता है, वो कैसे करता है? जब आप एक ही पासवर्ड से, है ना, तो उसको पता चल जाता है गूगल को, फिर गूगल आपको बोलता है कि आप सेव करना चाहते हैं क्या, फिर आपको डायरेक्ट खोल देता है। तो उसको पता है भाई कि इसके पास यही पासवर्ड है, तो वो वेरीफाई करता है हमको। तो रिलायबिलिटी मतलब होता है कंसिस्टेंसी। एग्जाम्पल के तौर पे, इफ एनी रिसर्चर यील्ड सिमिलर रिसर्च इस टाइम, मतलब अगर आप जैसे आप मैथ के फॉर्मूले करते हो, मैथ का क्वेश्चन आया कुछ, आप सब ने फॉर्मूला एक पढ़ के गए और सबका सेम आंसर है, किसी का फॉर्मूला चेंज तो आंसर गलत, तो सेम फॉर्मूला लगा के अगर मैं 4 बार भी वो क्वेश्चन करूंगी तो मेरा वही आंसर आए, उसको हम बोलते हैं रिलायबिलिटी। उसी को बोलते हैं रिसर्च। रिसर्च में जो चीज मेरी एक बार आ गई दोबारा भी करूँ तो वही रिसर्च आना चाहिए विद द सिमिलर पॉपुलेशन, ऐसा नहीं दूसरी पॉपुलेशन हो, वही पॉपुलेशन में इस गिवन कंटेक्स्ट एंड विद सिमिलर प्रोसीजर, इसको हम रिलायबल रिसर्च बोलते हैं। नेक्स्ट आती है वैलिडिटी, कि हम जो भी रिसर्च कर रहे हैं क्या वो उसके लिए वैलिड है। जैसे मुझे स्ट्रेस नापना है किसी का, तो मैं डिप्रेशन का स्केल तो नहीं लगा रही हूँ। जैसे मुझे ब्लड प्रेशर नापना है तो मैं कौन सी मशीन यूज करूंगी? ब्लड प्रेशर की मशीन यूज करूंगी ना, डिजिटल वाली, कि मैं स्पायरोमीटर यूज करूंगी? हाँ, ब्लड प्रेशर नापना है तो क्या मैं स्पायरोमीटर यूज करूंगी? नो मैम। नहीं। अगर मुझे आपका ब्रेन की ग्राफ देखना है तो मैं ईईजी यूज करूंगी, हार्ट का देखना है तो मैं ईसीजी यूज करूंगी। तो कौन किसके लिए कितना वैलिड है? अगर आप लोगों ने 10th नहीं किया है तो आप 12th में नहीं जा सकते, आपको वैलिडिटी चाहिए। इसको बोलते हैं हम एक्यूरेसी, किसी भी रिसर्च की एक्यूरेसी, अगर वो वही एक्यूरेट है उसी के लिए बना है तो उसको हम एक्यूरेसी बोलते हैं। इसके टाइप है, पहला होता है इंटरनल वैलिडिटी। इंटरनल मतलब क्या होता है, जब भी रिसर्चर दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप दिखता है और वो रिलेशनशिप सही होते हैं, सही रिजल्ट दे रहे होते हैं, रिसर्चर इज एबल टू एस्टैब्लिश बेटर कॉजल रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल, तब इसको हम इंटरनल वैलिडिटी बोलते हैं। इसी को ही हम बोलते हैं क्रेडिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी भी इसको बोला जाता है। दूसरी होती है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब जो भी रिसर्चर काम कर रहा है, जो भी उसको स्टडी फाइंडिंग हुई है,
वो एक्सटर्नल सिचुएशन में सही हुई है या नहीं। रिसर्चर फाइंडिंग स्टडी शुड बी अप्लाइड टू द एक्सटर्नल सिचुएशन, कि अगर वो चीजें, जैसे अगर मैं आपको पर्वतासन यहाँ करवा रही हूँ, तो पर्वतासन से अगर आपकी अपर बॉडी स्लिम हो रही है तो मैं बाहर भी आपको पर्वतासन कराऊंगी तो होगी। तो मतलब कि आपने जो चीजें एक लोगों पे बोल दी, जैसे मैंने बोला कपालभाति करने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो चाहे वो मैं हूं, चाहे वो नीरज हो, चाहे वो कपिल हो, चाहे संगीता हो, सबका ब्लड प्रेशर बढ़ना चाहिए। मतलब मैंने जो चीज अपनी रिसर्च में किया, क्या वो जनरल पीपल पे एप्लीकेबल है, तो हम उसको बोलते हैं वैलिड है उन लोगों पे, तब हम उसको बोलते हैं एक्सटर्नल वैलिडिटी। इसी को ही हम बोलते हैं जनरलेबिलिटी, मतलब सामान्यीकरण। ठीक है। अब आता है फेस वैलिडिटी। फेस वैलिडिटी मतलब होता है बाय वैलिड वी मीन दैट सर्वे एंड क्वेश्चनर एक्यूरेटली। फेस वैलिडिटी मतलब हम किसी भी व्यक्ति को किस तरीके से जज कर रहे हैं या किस तरीके से उसको मेजर कर रहे हैं, तो जो भी इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर रहे हैं वो एक्यूरेट मेजर कर रहा है क्या, जो उसको मेजर करना चाहिए। तो फेस वैलिडिटी में हम क्वेश्चनर देखते हैं और सर्वे देखते हैं कि क्या वो चीज उसी के लिए बना है जो करना चाह रहा है। तो इंटरनल वैलिडिटी दो वेरिएबल के बीच वैलिडिटी देखता है, एक्सटर्नल वैलिडिटी एक्सटर्नल सिचुएशन में वैलिडिटी देखता है कि जो रिसर्च मैं अंदर कर रही हूँ क्या वो बाहर के लोगों के लिए, बाहर की पॉपुलेशन के लिए वही होगी या नहीं होगी। फेस वैलिडिटी में हम क्वेश्चनर देखते हैं। कंटेंट वैलिडिटी में देखते हैं कि जो भी कंटेंट हमने बनाया है क्या वो उसका पार्ट है, कहीं ये दूसरा पार्ट तो नहीं। जैसे कि मैंने सिलेबस बनाया योग का, अब मैंने उसमें योग के सिलेबस में डाल दिया आपका मैथ का कोई सब्जेक्ट, ठीक है, तो वो उसके लिए वैलिडिटी है, उसका कंटेंट नहीं है वो। तो जो भी चीज हम यूज करें क्या उसी का है, वो ये होता है। क्राइटेरिया होता है कि किस चीज को वो कितना मेजर कर रहा है, हाउ वेल वन मेजर और इंडिकेटेड प्रिडिक्ट एंड आउटकम फॉर अनदर मेजर, कि एक क्राइटेरिया दूसरे क्राइटेरिया को मेजर कर पा रहा है कि नहीं, इसको हम बोलते हैं क्राइटेरिया वैलिडिटी। फिर आता है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। The indicator measure the construct in manner with the convergent with other measure in term of direction, कि एक के ऊपर अगर मैं कुछ चेंजेस करूं तो दूसरे में चेंजेस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इसको हम कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी बोलते हैं। ठीक है। आपके पास 4 वैलिडिटी जिसमें से आपको स्टार्टिंग की 4 पूछी जा सकती हैं, आप इनके बारे में याद रखिएगा। ठीक है। अब आता है, अभी पढ़ना है क्या, इतना बचा है आपका 3 पेज, पढ़ा दो आज कंप्लीट कर दो या कल पढ़ना है। इसका अगर हिंदी नहीं हुआ तो हिंदी बता दीजिए। क्या क्या अगर हिंदी अगर पिछली क्लास में नहीं पढ़ाया हो तो हिंदी बता दीजिए इसका। इसका किसका वैलिडिटी, इसका पढ़ाया ना ये वाला पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक वाला, पढ़ा दिया है मैंने इसको आपको कल। मैं लास्ट क्लासेस में एब्सेंट था। अच्छा तो आप रिकॉर्डिंग देख लेना कपिल, देख लोगे, क्योंकि देखो जो बुक में लिखा है, बुक में केवल टेस्ट होता क्या है वो लिखा है, उसका डिफरेंस नहीं लिखा है। ठीक है, मैं बता दे रही हूँ आपको। 5 हो गया भाई। यहीं पे तो था, एक सेकंड। देखो हाइपोथेसिस टेस्टिंग कल पढ़ाई थी, ये उपकल्पना का परीक्षण, इसी के अंतर्गत आपके थे प्राचाल्य सांख्यिकी परीक्षण, जिसमें एक ही लाइन लिखी है कि जिनमें जनसंख्या के बारे में कोई उपकल्पना की जाती है, मतलब हाइपोथेसिस जब लगाई जाती है। अप्रचाल मतलब होता है नॉन पैरामीट्रिक, जब नहीं लगाई जाती। समझ में आया इतना, बस इतना ही लिखा है इसमें, मैंने तो आपको बड़ा विस्तृत करके बताया है। ठीक है। हेलो। ओके मैम। क्योंकि इसमें कुछ चीजें बुक में पूरी तरीके से नहीं दी हुई हैं, तो आपको ऐसे ही थोड़ा करना पड़ेगा। अब मेरे पास 3 पेज बचे, मैं इसको बता देती हूँ आपको, ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट चीज है, फिर हम कल पढ़ेंगे आगे। अगर कल आप लोग पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे,
बताओ। पढ़ लेंगे मैम। मैम कल का हॉलीडे रक्षाबंधन का। ठीक है चलो, कल क्या हॉलीडे रखेंगे, 31 का महीना है ना। परसों मैं एक और क्लास ले लूंगी, फिर हम 1 से मिलेंगे, ठीक है। फिर 1 के बाद थोड़ा, क्योंकि मुझे 10 को जाना है, तो मैं कोशिश करूंगी कि हायर एजुकेशन आपको आधा पढ़ा दूं। ठीक है चलिए, अभी ये पढ़ा देती हूँ आज, एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी थोड़ा सा, ठीक है 10 मिनट, सोना तो नहीं है, नींद तो नहीं आ रही है, ये बहुत छोटी सी चीज है, ये बता दे रही हूँ। चलो, एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी टूल एंड रिसर्च। देखो, हम जब भी कोई रिसर्च करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। मतलब हम कहाँ से डेटा लेंगे, कौन कौन से सर्च इंजन है, क्या क्या टूल लगाएंगे, ठीक है। तो इनको हम बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी टूल ऑफ रिसर्च एंड प्रोसेस, ठीक है। तो जब भी हम कोई फॉर्मूला लगाते हैं तो या तो हम मैनुअली लगाते हैं कि हम जाएंगे एक्सेल में फॉर्मूला निकाल लगाएंगे, लेकिन अब एक सॉफ्टवेयर भी हो गया हमारे पास, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं SPSS। ये स्टैटिकल एनालिसिस टूल है। स्टैटिकल मतलब जहां पर भी आपको सांख्यिकी यूज करना है उसको हम बोलते हैं SPSS, स्टैटिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेज। इसका लेटेस्ट वर्जन SPSS इस बनाया गया है IBM के द्वारा, जिसको हम SPSS स्टैटिस 2020 बोलते हैं। और अदर स्टैटिस्टिकल टूल कौन कौन से हैं, SAS है। अब आपके लिए ये वो है आपका, ठीक है, कि SAS, S+, eView और Lizrel, इसके बारे में आप कल पढ़ के आएंगे, ठीक है। एक एक करके सब मुझे बताएंगे, SAS क्या होता है, S+ क्या होता है, eViews क्या होता है, Lizrel क्या होता है, ठीक है। पढ़ के आओगे, ये होमवर्क है, ठीक है भाई। कल नहीं, परसों, मतलब थोड़ा टाइम निकाल के पढ़ लेना, परसों सुबह पढ़ लेना, कल रक्षाबंधन है ना, परसों सुबह पढ़। ये मैं पूछ नहीं रही हूँ, बता रही हूँ, पढ़ के आना, ठीक है। अब हम बात करते हैं डेटा एनालिसिस। जब हम डेटा को एनालाइज करते हैं तो उसके लिए हम कौन कौन से टूल यूज करते हैं, तो हम इसके लिए स्प्रेडशीट पैकेज का यूज करते हैं। स्प्रेडशीट जो आप जनरली देखोगे, एक्सेल सीट। किन्ने 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 पता है भाई एक्सेल सीट के बारे में? ये होती है आपकी एक्सेल सीट। दिख रही है, दिख रही है, नहीं दिख रही है? हाँ ना बोलो, हेलो हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी मैम। हाँ मैम। बोलते क्यों नहीं है आप लोग भाई? स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है मेरी? जी। यस मैम। हाँ, ये आपकी एक्सेल सीट है। यहाँ पर भी आप डेटा को डालेंगे, जैसे मैंने 1 डाला, ठीक है। अब मैंने 1 को स्क्रॉल करूंगा, ठीक है, तो मेरे पास 1 1 1 आ गया। अब मैं इसमें काउंटिंग करूंगी तो मैं इसमें डेटा को अलग अलग तरीके से कर सकती हूँ। मैं यहाँ पर 1 2 ऊपर पर मैं यहाँ पर डेटा लगा सकती हूँ कि मुझे करना क्या है, ठीक है। तो मैं ऊपर यहाँ पर फॉर्मूलेज भी लगा सकती हूँ। एवरेज का फॉर्मूला निकालूंगी तो ये एवरेज निकाल देगा, ठीक है। इस तरीके से अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं ऊपर, ठीक है। इसके लिए हम इसकी फॉर्मेटिंग भी बना सकते हैं कि हमें कैसा फॉर्मेट यूज करना है, टेबल बना सकते हैं इसमें, ठीक है। इसमें हम फॉर्मूला यूज कर सकते हो, तो देखो अलग अलग फॉर्मूला है। ये इंसर्ट फॉर्मूला है, यहाँ पर आप शिफ्ट F3 लगा के आप फॉर्मूला लगा सकते हो। मैथ की ट्रिक्स लगा सकते हो, यहाँ पर आपको जैसे बेस निकालना है, ABS निकालना है, जो भी चीजें आपको निकालनी है। लॉजिकल रीजनिंग कर सकते हो, यहाँ पर आप फाइनेंशियल चीजें देख सकते हो इधर पर। तो एक्सेल में आपको बहुत सारी चीजें मिलती है, कैलकुलेशन का ऑप्शन मिलता है, ठीक है, आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पर एक्सेल में कुछ फॉर्मूलेज भी होते हैं जिसको आप यूज करते हो अपनी रिसर्च में, ठीक है, जिसको हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बोलते हैं। ऐसे ही आता है लोटस 1 2 3, प्लान परफेक्ट मल्टीप्लान, जेवलिन प्लस, ये इसी के जैसे है, लेकिन सबसे ज्यादा जो यूज होता है दैट इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, क्योंकि ये बहुत ऑथेंटिक है। फिर वर्ड को यूज करने के लिए हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज करते हैं, जैसे मुझे थीसिस लिखनी है, या फिर वर्ड स्टार यूज करती हूँ। एक आता है अखर जो कि केवल गुजराती है, एमी प्रो आते हैं। तो ऐसे वर्ड में हमें कोई चीज लिखनी तो यूज होता है। अगर मुझे उसी को प्रेजेंट करना है तो मैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट यूज करती हूँ। जैसे आप लोगों को दिखा रही हूँ, वो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में था, उसको मैंने PDF में चेंज किया है, ठीक है। लोटस फ्रीलांस ग्राफिक हो गया, कोरल प्रेजेंटेशन हो गई, एप्पल की नोट हो गए। तो ये क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन बनाने के काम आते हैं। ऐसे ही मैंने जो भी डेटा लिया, उन डेटा को मैं कहाँ सेव करूंगी,
कैसे उसको मैनेज करूंगी, उसके लिए होता है हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट पैकेज, जो कि एक सॉफ्टवेयर डिजाइन है जो डेटा को मैनेज करता है। एग्जाम्पल दैट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, फॉक्स बेस, ये ऐसे होते हैं जो हम जनरली यूज करते हैं। कॉमर्शियल डेटा बेस, जो कि मान लो आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो और एक कंपनी में 5 लोगों को एक साथ एक काम दिया गया है, तो आप क्या करोगे, आप पांचों को वो इंफॉर्मेशन एक साथ रहे, इसीलिए मल्टी यूजर डेटाबेस बनाते हैं, जो कि है ओरेकल हो गया, MS SQL हो गया, यूनिफाई हो गया। तो इस तरीके से आपके क्या होते हैं, कॉमर्शियल डेटाबेस होते हैं। अब आप कोई भी चीज सर्च कहाँ करते हो, तो ये तो बहुत बहुत नॉर्मल चीज है, आप लोग को पता होगा। माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर में, मोजिला फायरफॉक्स में, ओपेरा हो गया, क्रोम हो गया। क्रोम एक गूगल का ब्राउजर है, ठीक है। सफारी हो गया। ब्राउजर मतलब जहां पर आप चीजों को ब्राउज करते हो, देखते हो, ठीक है, जैसे कि क्रोम हो गया। अब क्रोम के अंदर जो सर्च करता है, ब्राउजर और सर्च इंजन में डिफरेंस होता है। ब्राउजर मतलब जो एक तरीके का ऐप बोल सकते हैं, जो कि चीजों को ब्राउज करता है, खोलता है केवल। और जो सर्च करता है, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, एक सेकेंड, ये क्या है आपका गूगल क्रोम, ठीक है। ये क्या है आपका ब्राउजर है, ठीक है। आप इस ब्राउजर में भी जो सर्च करेगा, इसी ये है, इसमें लिखा है गूगल, तो गूगल क्या है, ये इसका गूगल सर्च इंजन है, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट। सर्च इंजन में गूगल होता है, याहू होता है, अल्टा विस्टा होता है, अलग अलग होते हैं, ठीक है। अब हम जो भी रिसर्च यूज करते हैं, उन रिसर्च टूल्स को या कोई रेफरेंस मैंने कहीं से लिया, उसको सेव करने के लिए भी मैं कुछ रिसर्च टूल यूज करती हूँ। जैसे मैंने एक स्टडी पढ़ी, मान लो मैंने यहाँ पर एक स्टडी पढ़ी, मुझे देखना है भाई, देखो गूगल स्कॉलर में देखिए, ठीक है। गूगल स्कॉलर आप कभी भी रेफरेंस निकालो उसके लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। गूगल स्कॉलर में मैं गई, अब मैंने यहाँ पर देखा योग, ठीक है, योग थेरेपी मान लो मैं यूज कर रही हूँ। अब इसको मुझे सेव करना है कहीं पे, तो मैं इसको सेव करने के लिए, अभी यहाँ पर एक्सटेंशन नहीं क्योंकि मेरा वाला नहीं खुला है, मैं एक सेकंड दिखाती हूँ। दिख रहा है ना, नींद तो नहीं आ रही है, हेलो, हाँ ना बोल दिया करो। हेलो। जैसे गूगल स्कॉलर है वैसे ही पबमेट होता है, ठीक है। मान लो मुझे ये रिसर्च सेव करनी है, मैंने इसको खोला, ठीक है, इसको फुल टेक्स्ट लिंक यहाँ पर से खोला, देखो आप नीचे देखोगे यहाँ पर एक एम शेप का आ रहा है, इसको बोलते हैं मेंडले। मेंडले में क्या होता है, आपकी सारी चीजें सेव होती है, तो ये एक्सटेंशन तुम्हें इसको सेव करना पड़ता है, ठीक है। ये खुलता है। अब ये सेव कैसे होगा, आपने जो भी रिसर्चेस पढ़ी है उसके, ये एक अलग से एक चीज होती है, जब आप रिसर्च में PhD आगे जाओगे तब आपको समझ में आएगा। इसमें आपने जो भी रिसर्च देखी वो इस तरीके से सेव होती, कि मान लो आपको बाद में पढ़ना है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो, और यहाँ से ही डायरेक्ट आप साइटेशन भी कर सकते हो, ठीक है। आपने इस रिसर्च में देखा, इसका साइटेशन आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये रिसर्च यहाँ पर सेव होती है, इनको हम यूज करते हैं। तो रिसर्च में ज़ेटेरो हो गया, मेंडले हो गया, एवरनोट हो गया, ये सब डेटा को कलेक्शन करने का काम करते हैं। फिर रिसर्च पेपर के सर्च इंजन, जो मैंने भी आपको बताया था कि अगर मुझे रिसर्च पेपर निकालना है कहीं से तो मैं कहाँ कहाँ देखूंगी, तो पबमेट हो गया, गूगल स्कॉलर हो गया, एम्बेस हो गया, कोहेरेंट लाइब्रेरी हो गई। इनमें आपको अपना अपना अकाउंट बनाना पड़ता है, ठीक है। अगर आपको अच्छे से देखना, नहीं भी देखना तो भी पबमेट में बिना अकाउंट के भी आप देख सकते हो, गूगल स्कॉलर में भी आपको कोई रिसर्च अगर देखनी है तो, ठीक है। तो ये जनरली सर्च इंजन होते हैं आपके, ठीक है भैया, इतना समझ में आया? जी मैम। ठीक है, चलिए तो आज हम इतना ही करेंगे। सभी लोग कमर गर्दन सीधी करेंगे, आंखें बंद। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। Rub your both palm, put your palm on your right, now. Thank you so much. You all can left now.